हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जैक पॉइंट। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्टडी जैक पॉइंट प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, जो आपकी स्टडी है अच्छी होगी, बेहतरीन होगी। आइए हम शुरू कर रहे हैं साइंस। और साइंस का जो हमारा टॉपिक चला हुआ है ह्यूमन डिसीज, मानव रोग, जिसमें हम कर रहे हैं आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग से पहले हमने किया है कि आनुवंशिक क्या है, जीन क्या है, आनुवंशिकी क्या है, आनुवंशिकता क्या है, वंशानुगत या वंशानुक्रम क्या है, जो आनुवंशिक रोग कितने प्रकार के हैं, जीन के कितने भाग है, जीन की खोज कैसी हुई, किसने की, जीन के जनक या आनुवंशिक के जनक किसको कहते हैं, बिल्कुल अच्छे से हमने लास्ट क्लास में किया है। और फिर करेंगे जैसे जीन है, जीन कहाँ पाए जाते हैं, जैसे डीएनए कहाँ पाया जाता है, क्रोमोजोम कहाँ पाया जाता है, हमारे सेल कोशिका के केंद्रक में, है ना। तो जीन क्या है ये अच्छे से किया है। उसके बाद क्रोमोजोम क्या है वो करेंगे। फिर डीएनए और आरएनए क्या है, बिल्कुल उसके बारे में अच्छे से जानेंगे। फिर करेंगे हम आनुवंशिक रोग। तो क्योंकि इनसे रिलेटेड भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। पहले तो बहुत टाइम पहले क्वेश्चन आ जाते हैं कि आरएनए या डीएनए फुल फॉर्म क्या है। अब क्या है, थोड़ा डीपली क्वेश्चन सभी प्रकार के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है, वो क्लास देखिए, या फिर मैं इस क्लास में उस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, यहाँ से भी क्लास देख सकते हैं। तो आज करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में किया, उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिलते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो आनुवंशिकी, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं, किसका अध्ययन है, किसका अध्ययन है वो आनुवंशिक या फिर वंशानुगति। वंशानुगत मैंने बताया था, ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं माता पिता से अपने बच्चों में, है ना। और विविधता मतलब वेरिएशन, या फिर ऐसे कुछ लक्षण जिसमें कि कोई ना कोई विभिन्नता दिखाई देती है। ठीक है, तो हमारा क्या है, बी ऑप्शन है राइट बनता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आनुवंशिकी, जिसको हेरिडिटी या हेरिडिटरी का अर्थ क्या है। आनुवंशिकता को वंशानुक्रम भी बोल देते हैं, वंशानुगत भी बोल देते हैं। मतलब ऐसे गुण या ऐसे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाना, स्थानांतरित होना। उसके बाद आनुवंशिक जेनेटिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, विलियम बेटसन ने किया था। और इन्होंने क्या है, जब आनुवंशिक जो मेंडेलियन के बारे में, मेंडेलियन स्टार्टिंग में आनुवंशिक था जो, वो क्या था, एक मेंडेलियन थ्योरी थी। तो उसके बाद क्या ये नाम रखा गया था जेनेटिक आनुवंशिक। और विलियम बेटसन ने, और फिर ये जो इसके साथ जो सहकर्मी या जो इसके कर्मचारी साथ काम कर रहे थे, तो उनको इसने पत्र लिखा था। उस पत्र में क्या है, जेनेटिक शब्द यूज किया था। तो विलियम बेटसन याद रखना। और जनक की बात करें तो ग्रेगर मेंडल है। तो आनुवंशिक के जनक, फादर ऑफ जेनेटिक कौन है, ग्रेगर मेंडल है। इन्होंने क्या है, ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे पर क्या है, एक्सपेरिमेंट किया था। आनुवंशिक का जो प्रयोग करना था वो किया था, क्योंकि मटर की जो प्रजाति है या मटर के पौधे हैं वो बहुत ही कम समय में, कई पीढ़ियों में क्या है, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए क्या इसको जनक बोला जाता है, ग्रेगर मेंडल को। तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मटर है, कौन सा पौधा लिया था, मटर लिया था। और क्या किया था, आनुवंशिक एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था। और जिस टाइम ये जिंदा थे उस टाइम जो इसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, इसकी किसी ने भी सराहना नहीं की थी या प्रशंसा नहीं की थी। जब ये ग्रेगर मेंडल मर चुके थे, उसके बाद आनुवंशिक के बारे में जाना गया, तब इसकी वैल्यू समझी गई। तो ये आपने याद रखना, ग्रेगर मेंडल, मटर के पौधे से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जीन की इसकी मूल इकाई है, तो वंशानुगति या आनुवंशिक या आनुवंशिकता संबंधी तो याद रखना। वंशानुगति वो भी ठीक है, आनुवंशिक या आनुवंशिकता है तो वो भी ठीक है। तो ये क्या है, मूल इकाई है, यूनिट है, क्या है, जीन। और जीन में ही कोई ना कोई चेंज की वजह से क्या लक्षण या कोई रोग पैदा होता है। वो मैंने अच्छे से क्लास में बताया था कि जीन कितने भाग होते हैं, जीन में क्या, कि जैसे जीन के अंदर प्रोटीन बनना या हानिकारक पदार्थ उत्पन्न होना, या प्रोटीन बिल्कुल बंद होना या कम बढ़ना, ज़्यादा बढ़ना, तो वो सब क्या है, जीन से संबंधित। जब उसमें कोई ना कुछ परिवर्तन होता है तब जाके वो क्या लक्षण आगे दूसरी पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। अब जीन कहाँ पाए जाती हैं, जो जीन है मैंने बताया था क्रोमोजोम। सबसे पहले जो हमारा डीएनए होता है, क्या होता है, डीएनए होता है। या डीएनए क्या है, जैसे हमारी बेल्ट होती है, पट्टी होती है, उसको ऐसे काफ़ी टाइम घुमा देंगे तो वैसे क्या है, ये पट्टी सी ऐसे घुमावदार होती है। तो इसमें क्या है, डीएनए चिपके होते हैं। ठीक है, और डीएनए किस में होता है, जो हमारा क्रोमोजोम होता है, क्या होता है, क्रोमोजोम। और यहाँ पे क्या है, ऐसे सेंट्रोमेर। तो ये जो डीएनए धागेनुमा संरचना है, ये क्या है, यहाँ पे चिपके होते हैं। ठीक है, डीएनए जो क्रोमोजोम वो कहाँ पे होता है, सेल में, कहाँ, केंद्रक में, क्या काफ़ी मात्रा में क्या होती हैं ये
जीन पाए जाते हैं। और साथ साथ कुछ मात्रा में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या, इनसे अलग कार्य होता है और इनसे अलग आकार होते हैं, जैसे गोलाकार होते हैं वो, ठीक है। और इसको जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं जीन, उसको माइटोकॉन्ड्रिया जीन भी बोल देते हैं। उसके अंदर mDNA, mtDNA या फिर उसको माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम या फिर काफ़ी इसके अन्य नाम है, ठीक है ना। ये माइटोजीनोम भी बोल देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम भी बोल देते हैं, mtD जीनोम भी बोल देते हैं, या फिर mDNA बोल देते हैं, इसके अन्य नाम है। वैसे क्वेश्चन आ जाता है तो माइटोकॉन्ड्रियल DNA तो कहाँ पे पाए जाएंगे, क्रोमोसोम गुणसूत्र भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे। अगर तीसरा ऑप्शन में केंद्रक है तो केंद्रक में भी पाए जाते हैं, याद रखना। अब ये दोनों है तो दोनों क्या राइट ऑप्शन हमारा सी बनता है। समझ में आया। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाने वाले जेनेटिक पदार्थ को क्या कह देते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA। जो माइटोकॉन्ड्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, जो हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके अंदर जो DNA क्या पाया जाता, पदार्थ पाया जाता है, जेनेटिक पदार्थ जो जीन पाए जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल DNA बोलते हैं। क्या बोलते हैं, DNA। अब बात करते हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल होता है ये इस प्रकार का होता है, ऐसे, ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रियल में क्या होता है, इसको ऊर्जागर भी बोला जाता है, पावर हाउस भी बोला जाता है। क्या है, पावर हाउस। क्यों बोला जाता है, थोड़ा सा वैसे तो हम जो कोशिका ब्लड के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उनके बारे में अच्छे से करेंगे, वहाँ पे भी इसको अच्छे से डिटेल में जानेंगे। थोड़ा सा हल्का सा हम यहाँ बात कर लेते हैं। इसको पावर हाउस क्यों बोला जाता है, तो इसको पावर हाउस ये बोला जाता है, इसके अंदर ATP के लगभग 30 से 32 अणु, जो ये ATP होती हैं, यही क्या है, ऊर्जा उत्पादन होते हैं, मतलब ऊर्जा होती है एक प्रकार से। और इस ATP को क्या बोल देते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP को बोल देते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, लगभग कितने 36 से 38 ATP उत्पादन होते हैं बॉडी के अंदर, जिसमें से लगभग 30 से 32 34 के आसपास क्या है, अकेला क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया उत्पादन करता है। ये कैसे उत्पादन करता है, थोड़ा सा और डीपली जाएं। पावर हाउस पहले क्वेश्चन आता देखने को मिलता, अब आने लग गया क्या, ATP से रिलेटेड। थोड़ा सा और डीपली जाएँ तो जो हमारा जो ATP उत्पादन होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं, जिसको साइटोप्लाज्मा, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मा या कोशिका द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में भी क्या है, ATP का उत्पादन होता है। कैसे होता है, जो हमारा ATP जो हमारे ग्लूकोज होते हैं, क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, ग्लूकोज क्या होते हैं, ग्लूकोज होते हैं। जो वो ग्लूकोज जब टूटेंगे किसके अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, तो टूटने के बाद कुछ तो ATP उत्पादन होगा, लगभग कितना, कम मात्रा में, लगभग 30 से कितने 6 से 7 8 या 3 5 5 7 जो भी है, बहुत ही कम मात्रा में क्या है, ATP का उत्पादन, मतलब ऊर्जा का उत्पादन होगा। और ये ग्लूकोज किस में टूट जाएगा, पायरूवेट में, पायरूवेट, ये पायरूवेट में टूटेगा। अब ये जो पायरूवेट में ग्लूकोज टूटा, ये पायरूवेट किस में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। और ये पायरूवेट ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब इसमें जो प्रोसेस होगा, प्रोसेस के अंदर ये पायरूवेट क्या पैदा करेगा, ATP के 30 से 32 अणु पैदा करेगा, ऊर्जा पैदा करे। इस ऊर्जा से कोशिका बहुत सारा क्या कार्य करती है, हमारी बॉडी जो एनर्जी है बॉडी के अंदर वो सब यही है। तो ध्यान रखना, कोशिका के अंदर ATP टूटने के बाद ATP पैदा होगा, क्या टूटता है, ग्लूकोज टूटता है। ग्लूकोज टूटने से क्या है, पायरूवेट। और ये पायरूवेट क्या है, क्रेब्स चक्कर, इसके अंदर जाएगा और वो प्रोसेस होती है क्रेब्स प्रोसेस, ठीक है। क्रेब्स चक्र या क्रेब प्रोसेस बोल देते हैं, ये याद रखना, इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। तो ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया DNA। और माइटोकॉन्ड्रिया के अन्य जो DNA के नाम है वो कौन कौन से नाम है, तो वो देखिए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया DNA के जो नेम है वो क्या है, सबसे पहले जीन कहाँ पाए जाते हैं, मैंने बताया था ये कहाँ पाए जाते हैं, गुणसूत्र और माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ठीक है। किसमें, गुणसूत्र में और माइटोकॉन्ड्रिया में। गुणसूत्र मैंने बताया जो जीन है वो DNA में पाए जाएंगे। और DNA कहाँ पाया जाता है, धागे जो X संरचना नाम की क्या होती हैं, हमारे गुणसूत्र होती हैं, इसके यहाँ पे चिपके होती हैं। और ये कहाँ, केंद्रक में, ठीक है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया और गुणसूत्र, तो हमारा ऑप्शन सी राइट बनता है। उसके बाद आइए
माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की संरचना कैसी होती है, तो वो कैसी होती है, गोलाकार होती है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जीन होते हैं वो बिल्कुल क्या होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। उसके बाद उनका अलग कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए किससे भिन्न होता है, तो केंद्र के गुणसूत्र होते हैं, जो केंद्रक में गुणसूत्र होते हैं और गुणसूत्रों में जो क्या होते हैं, जीन होते हैं, उनसे क्या ये माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के होते हैं, अलग होते हैं, भिन्न होते हैं, इनका अलग कार्य होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए की विरासत किससे संबंधित है, जो माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए है वो जो बच्चों में जाते हैं तो वो अपने क्या जो माता होती है उससे मिलते हैं, तो वो क्या मातृपक्ष से ज़्यादातर जितने वंशानुगत रोग होते हैं जो उसको ले जाने में सक्षम होते हैं, वाहक होती है, हमेशा क्या होती है, मादा होती है, क्या होती है, मादा या माता। ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को और किस नाम से जाना जाता है, मैंने बताया था mtDNA, mDNA और माइटोजीनोम या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, ये क्या है, इसके सारे नेम है। तो हमारा ए और बी राइट ऑप्शन ओके है। तो जो पूछ लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के अन्य नाम क्या है, तो mDNA, mtDNA या माइटोजीनोम या फिर माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम, ये इसके क्या है, अन्य नाम है। इससे संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। जीन का कार्य क्या है, जीन का प्रोटीन का संश्लेषण की सूचना देना। तो मैंने बिल्कुल जीन के बारे में अच्छे से बताया था। उसके अंदर एक्सोन होते हैं, वैसे एक एक्सोन तो हमारा जो तंत्र उसमें भी होता है, इसमें एक तो होता है एक्सोन, ठीक है, जो ये होता है इसमें पाया जाता है, और एक होता है एक्सोन, है ना, ये जो तंत्र है, तो आपने ये याद रखना है। तो उसके बाद देखो ये प्रोटीन का संश्लेषण, जो हमारा ये एक्सोन होता है, इसके पास क्या होती है, सूचना होती है कि किस प्रकार से प्रोटीन बनाना है, या फार्मूला होता है, वो आगे क्या प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो प्रोटीन संश्लेषण करने की सूचना देना। एक्सोन क्या है, एक्सोन देखो, जो एक्सोन है और जो इंट्रोन है, जो मैंने बताया था, जो हमारा क्या होता है, डीएनए होता है, ठीक है, उस डीएनए के कुछ पार्ट होते हैं जिसमें क्या होता है, एक तो होता है एक्सोन और एक क्या होता है, इंट्रोन। तो क्या होता है, एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन एक्सोन, ऐसी होती है श्रृंखला में। तो जो एक्सोन होता है उसको बोल देते हैं कोडिंग, क्या बोलते हैं, कोडिंग भाग, मतलब प्रोटीन संश्लेषण। और जो होता है इंट्रोन, इसको बोल देते हैं नॉन कोडिंग, या फिर इसको बोल देते हैं गैर प्रोटीन, क्या बोल देते हैं, गैर प्रोटीन डीएनए, और इसको प्रोटीन डीएनए। ठीक है। तो कोडिंग, नॉन कोडिंग, मतलब इसके पास कोई ना कोई ऐसा एक फॉर्मूला होता है जिसकी वजह से क्या प्रोटीन बनाया जाता है, इसके पास ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है। तो क्या होता है, एक्सोन क्या होता है, डिकोडिंग भाग होता है, इसके पास ऐसी सूचना होती है कि प्रोटीन कैसे बनाना होता है, इसके पास जानकारी होती है। ठीक है। और मैंने इसमें आपको बताया था जो इंट्रोन एक्सोन है, सबसे पहले क्या है, इंट्रोन एक्सोन सेम है, जो इंट्रोन है वो भी क्या है, mRNA की कॉपी बना लेते हैं, प्री mRNA बोल देते हैं। ठीक है। और ये जो आपका एक्सोन है ये क्या है, प्री mRNA बनेगा तो सेम एज इट इज जो ये बनाएगा ये भी क्या इसकी कॉपी बना लेता है। उसके बाद जब आप मैच्योर mRNA बनागा या मैच्योर RNA बनेगा तो जो इंट्रोन है वो उसको क्या है, ये कुछ प्रोटीन होती हैं, पदार्थ होती हैं, वो इसको क्या कर देते हैं, एक्सोन इसको हटा देता है। हटाने के बाद जो एक्सोन वाला बचता है, इंट्रोन हट जाएंगे जब क्या है मैच्योर RNA बनेगा, और क्या है एक्सोन क्या बना देता है बाद में, ये बिल्कुल प्रोसेस मैंने क्लास में समझाया था। ठीक है। तो क्या है, डीएनए का अगर पूछे एक्सोन तो डीएनए का कोडिंग भाग होता है, और इंट्रोन की बात करें तो वो नॉन कोडिंग भाग होता है जिसको गैर कोडिंग भाग बोलते हैं। तो इंट्रोन का भी क्या है, बी ऑप्शन राइट है। तो गैर कोडिंग मतलब इसके पास जानकारी नहीं होती किसकी, प्रोटीन बनाने की। एक्सोन इंट्रोन किस में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन डीएनए, और डीएनए पे जीन होते हैं ना, तो एक्सोन इंट्रोन किस में पाए जाते हैं, डीएनए में। उसके बाद एक्सोन का मुख्य कार्य क्या है, तो एक्सोन का प्रोटीन बनाने के लिए सूचना देना, मतलब इसके पास जानकारी लगा लो या इसके पास बोल देगी फॉर्मूला। जैसे कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या कोई भी ऐसा कोई सामान बना रहे हैं या कोई ऐसा खाद्य प्रोडक्ट है तो उसमें कितनी मात्रा में क्या चाहिए, वो सारा कुछ एक फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार प्रोटीन बनाने के लिए एक्सोन के पास फॉर्मूला होता है, यही जानकारी देता है आगे कि ऐसे ऐसे क्या है ये बनाना है। उसके बाद आरएनए स्प्लाइसिंग के दौरान एक्सोन क्या करता है, मैंने बताया था जब स्प्लाइसिंग प्रोसेस होती है तो जो इंट्रोन है उसको हटाया जाता है। तो कहाँ पे ऑप्शन
इसमें एक तो एपोस्प्लाइसिंग में क्या है, जोड़कर पक्का आरएनए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पक्का आरएनए, मतलब मैच्योर आरएनए बनता है। और ये कब बनता है? इसमें से इंट्रॉन को क्या है, हटा दिया जाता है। याद रखना, इंट्रॉन को हटा दिया जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलता है। एक्सोन स्प्लाइसिंग प्रोसेस में एक्सोन क्या है, कुछ पदार्थ होते हैं जीन के अंदर, तो वो डीएनए के अंदर वो क्या है, इंट्रॉन को हटा देंगे और एक्सोन प्रॉपर रूप से क्या है फिर जोड़कर पक्का आरएनए बनाता है, जिसको मैच्योर आरएनए या फिर मैसेंजर आरएनए बोल देते हैं। और आरएनए भी बहुत क्या होते हैं, जो ये आरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण आरएनए होता है, जिसको क्या बोलते हैं, कोडिंग आरएनए। क्या बोलते हैं? कोडिंग आरएनए। और नॉन कोडिंग आरएनए क्या होते हैं, जैसे एमआई, जिसको माइक्री बोलते हैं, शॉर्ट इंटरफेरेंस आरएनए, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आरएनए, बहुत सारे क्या है इसके टाइप हैं, MIRNA, SIRNA, INRNA, ठीक है ना, बहुत सारे, या फिर शॉर्ट या फिर लॉन्ग, बहुत टाइप के क्या है ये। या एक ट्रांसफर आरएनए भी होता है, tRNA बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? tRNA। ये सारे कौन से होते हैं? नॉन कोडिंग होती हैं। सिर्फ एक जो कोडिंग वाला होता है वो सिर्फ क्या होता है, mRNA होता है। ये भी आपने नोट रखना है याद करके। डी नोवो म्यूटेशन मैंने बताया था। डी नोवो म्यूटेशन क्या है? नया या कोई नया उत्पन्न होना। ये भी अच्छे से मैंने आपको क्लियर करता। डी, इसको रोग डी नोवो बोल देते हैं, या फिर डी नोवो म्यूटेशन। म्यूटेशन मतलब क्या, देखो, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी। इस पीढ़ी में जब इसके अंदर गुण आए, ठीक है, ये ठीक था, ठीक है, उसके बाद नई पीढ़ी जो आएगी इसके अंदर या तो कोई जीन के अंदर क्या है, किसी न किसी प्रकार परिवर्तन हुआ, कोई ना कोई चेंजिंग हुई, जिसके वजह से कोई ना कोई बदलाव हुआ, और नेक्स्ट पीढ़ी में क्या है, देखने को मिला नया रोग या नया लक्षण जो पहले नहीं था, ना इस पीढ़ी में था ना इस पीढ़ी में था, और थर्ड वाली पीढ़ी में वो देखने को मिला। तो इसको बोल देते हैं, जो नया रोग उत्पन्न मिलेगा, फर्स्ट टाइम देखा जाए, उसको डी नोवो रोग बोल देते हैं, या फिर रोग डी नोवो म्यूटेशन बोल देते हैं। समझ में आया कि आज जितने भी हमारे पूर्वज थे या माता पिता थे या दादा दादी थे, उनमें वो रोग देखने को या लक्षण देखने को नहीं मिला, और नेक्स्ट पीढ़ी में किसी न किसी कारण, वो कारण क्या हो सकता है, डीएनए में या फिर जीन में कोई ना कोई उत्परिवर्तन है, जिसकी वजह से वो रोग देखने को मिला। ये उत्परिवर्तन क्या है, क्रोमोजोम में भी हो सकता है, क्रोमोजोम का आधा होना, विकार उत्पन्न होना, कोई ना कोई परिवर्तन हो, कोई गड़बड़ होना, या फिर जीन जिसकी वजह से रोग, वो रोग क्या हो सकती हैं, एडवर्स सिंड्रोम, क्लाइन फैक्टर, ठीक है, पटाउ सिंड्रोम, बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम हैं, ठीक है, या जीन फाइब्रोसिस्टिक्स मैंने बताया था, बहुत सारी ऐसी डिसीज हैं, ठीक है ना। तो ऐसा जो पहले बार पीढ़ी के अंदर लक्षण दिखाई दिया उसको बोल देते हैं डी नोवो म्यूटेशन। या फिर नया उत्पन्न होना, याद रखना, ये सव्य उत्पन्न होना। उसके बाद म्यूटेशन का अध्ययन क्या कहलाता है, तो म्यूटाजीनेसिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? म्यूटाजीनेसिस। उसके बाद क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी किसने दी थी, तो वो किसने, वॉल्टर सटन और थियोडोर बोवेरी ने दी थी। किसने दी थी? बोवेरी ने दी थी। जो आनुवंशिक गुण थे, जो ग्रेगन मेंडल के द्वारा कुछ बताया गया था, तो उनके बारे में बिल्कुल अच्छे से अध्ययन करके इन्होंने अध्ययन किया और उसके बारे में बहुत कुछ बताया। तो वो कौन थे? थियोडोर बोवेरी और वाल्टर सटन। बाकी इसके अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है तो ओनली सटन मिलेगा या बावेरी मिलेगा, बट जो पूरा नाम क्या है साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का, थियोडोर बोवेरी या फिर वाल्टर सटन, 1902 में हेरिडिटी, थ्योरी ऑफ हेरिडिटी दी थी इन दोनों साइंटिस्टों ने। उसके बाद जीन की खोज, जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो विलियम जोहानसन ने किया था। विलियम जोहानसन ने किया था, याद रखना, विलियम जोहानसन ने जीन की खोज और जीन शब्द का प्रयोग किया था। हाउस कीपिंग जीन का मतलब क्या है, हाउस कीपिंग से समझ आते हैं कि कोशिका, देखो जीन कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए क्रोमोजोम कहाँ पाए जाएंगे, कोशिका के अंदर। तो कोशिका का स्थायी कार्य चलाना किसका काम है, जीन। तो क्या कह रहा है, इसका क्या वर्किंग है, हाउस कीपिंग जीन की, कोशिका का स्थायी कार्य चलाना। उसके बाद
स्ट्रक्चरल जीन किससे संबंधित है? तो स्ट्रक्चरल जीन है जिसको स्ट्रक्चरल जीन पूछ जाता है, तो स्ट्रक्चरल जीन प्रोटीन या आरएनए का निर्माण करना। और आरएनए की आरएनए क्या है? मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना। टीआरएनए क्या है? ये इसके बारे में बात करेंगे। देखो, प्रोटीन या फिर एमआरएनए या मैच्योर आरएनए का निर्माण करना, उसको क्या बोला जाता है? स्ट्रक्चर जीन बोला जाता है। मैंने भी पीछे बताया था प्रोटीन कोडिंग आरएनए कौन सा होता है? सिर्फ एमआरएनए होता है। गैर प्रोटीन या फिर नॉन कोडिंग आरएनए कौन से होते हैं? टीआरएनए, जिसको ट्रांसफर या इसको क्या बोलते हैं? राइबोसोमल आरएनए। इसको एल तो लॉन्ग आरएनए, इसको माइक्रो आरएनए, इसको शॉर्ट न्यूक्लियोलर शॉर्ट SNO आरएनए को क्या बोलते हैं? शॉर्ट न्यूक्लियोलर आरएनए। और एक होता है शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए, मतलब ऐसे N आरएनए SN आरएनए। और एक होता है जैसे ये कौन सा है? SI आरएनए, शॉर्ट आरएनए, शॉर्ट न्यूक्लियर आरएनए, शॉर्ट न्यूक्लियोलर आरएनए, एक शॉर्ट आरएनए, माइक्रो आरएनए, लॉन्ग आरएनए, और ये क्या? राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। ये सारे कौन से हैं? गैर प्रोटीन कोडिंग के। आपने याद रखने हैं। और एक प्रोटीन वाला है जो वो कौन सा है? सिर्फ mRNA है। ये आरएनए प्रोटीन बनाने वाला होता है। ये क्या है? कुछ इनके अलग से अपने अपने कार्य होता है। कोई ट्रांसफ़र करने के लिए होता है, कोई कम करने, कोई ज़्यादा बढ़ाने के लिए। इनके सब अपने अपने कार्य हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर तो सिर्फ ये आएगा कौन से गैर प्रोटीन कोडिंग है और कौन से नॉन कोडिंग है ना, तो कौन से कोडिंग है। आनुवंशिक विविधता का प्रमुख कारण क्या है? तो वो क्या है? म्यूटेशन है। जो विविधता दिखाई देती है लक्षण, तो वो म्यूटेशन है। उसके बाद प्रोटीन संश्लेषण में टेम्पलेट का कार्य कौन करता है? तो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड, तो जब हम डीएनए करेंगे, डीएनए के अंदर टेम्पलेट स्ट्रैंड बताया जाए, डीएनए की जो खुलेगा, खुलने के बाद जो एक कंप्लीट होती है वो क्या? उसको डीएनए स्ट्रैंड बोल देते हैं। और एक इससे अलग होता है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से, डीएनए के बारे में जब हम क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसमें डीएनए क्या है, डीएनए का बिल्कुल संक्षिप्त वर्णन करेंगे, जिसमें अच्छे से आप डीएनए जान पाएंगे कि डीएनए से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से समझिए डीएनए क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। याद रखना, डीएनए से टेम्पलेट स्ट्रैंड होगी, टेम्पलेट स्ट्रैंड से एमआरएनए क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। ये प्रोसेस है। तो प्रोटीन संश्लेषण में डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड ही क्या बनाता है? एमआरएनए, और एमआरएनए क्या बनाएगा? एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा। मेंडल के सिद्धांत का आणविक आधार क्या है? तो वो क्या है? जीन है। आणविक आधार क्या था? वो जीन था। उसके बाद बात करते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस का मतलब समझ गए? क्या समझे कि प्रोटीन जल्दी से किसी ने कोई गड़बड़ होगी प्रोटीन में, म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन तो प्रोटीन जल्दी रुक जाना या समय से पहले प्रोटीन बनना या प्रोटीन बनने में रुकावट पैदा होना समय से पहले, तो उसको बोलते हैं नॉनसेंस म्यूटेशन। स्लाइसिंग क्या है? किसको हटाया जाता है? मैंने बताया था इंट्रॉन को हटाया जाता है। जो डीएनए पे जीन होते हैं, जीन में इंट्रॉन एक्सॉन होते हैं। जब मैच्योर एमआरएनए बनेगा तो उससे पहले, बनने से पहले कुछ पदार्थ इंट्रॉन को हटा देते हैं। उसके बाद जीन यूकैरियोटिक जीवन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? देखो, जीन यूकैरियोटिक जीवन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बहुत स्टार्टिंग में बताया था, कोशिका के नाभिक के अंदर गुणसूत्रों पर चिपके, और वो गुणसूत्रों पे कैसे चिपके होते हैं? डीएनए में। और कुछ कहाँ पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। मतलब जीन डीएनए पे, डीएनए कहाँ? क्रोमोजोम कहाँ? कोशिका के अंदर। और कुछ पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए बोलते हैं। जीन थेरेपी से समझ गए ना, किसी न किसी मतलब जीनों का उपचार। तो बीमारियों के उपचार हेतु तो दोषपूर्ण जीन को बदलना, उसमें सुधार करना, ये अभी क्या है? प्रगतिशील पे है ना। ये तकनीक क्या भी प्रगति पे है। इसके अंदर क्या है? कुछ प्रयोग चल रहे हैं। तो ये भविष्य के अंदर बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं, ऐसे रोग हैं जिनका क्या उपचार किया जा सकता है। तो क्या है? जीन का बदलना या सुधारना जीन थेरेपी कहलाता है। जीन थेरेपी का भी मुख्यतः किसके उपचार में किया जाता है? तो वंशानुगत या आनुवंशिक रोग के उपचार में क्या जीन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। ग्रेगर मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे, मैंने बताया था ना, मटर के पौधे करके वंशानुगत नियम बताए थे, वंशानुगत के बारे में बताया था, उसके नियम बताए थे। ग्रेगर मेंडल को इसके नाम से जाना जाता है। तो वो आनुवंशिकी जेनेटिक के जनक, मैंने बताया था ना, ग्रेगर मेंडल को जनक बताया जाता है आनुवंशिक के। तो वो इस
के कारण बताया जाता है। मेंडल के वंशानुगति के सिद्धांत पर प्रयोग करके बताए थे। किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पे, जिसको पीसीएम सेटिवम बोलते हैं, ठीक है, तो मटर के पौधे। उसके बाद वंशानुगति के लक्षण में किसके माध्यम से आगे बढ़ते हैं? तो वो गुणसूत्रों पर स्थित जीन, इनमें कोई ना तब्दीली होने की वजह से, कोई ना कोई विकार उत्पन्न करने की वजह से वो वंशानुगत चलते रहते हैं, तो वंशानुगति बोलते हैं, वंशानुक्रम बोलते हैं, वंशानुगत बोल देते हैं। उसके बाद वंशानुगति की विशेषता क्या है? संतान में वंशानुगति मतलब संतान में माता पिता के लक्षणों का स्थानांतरण होना, वही तो क्या वंशानुगत है, वंशानुक्रम है या फिर हेरिडिटी है, ठीक है ना। जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है? वंशानुगत रोग या फिर आनुवंशिक रोग, मतलब जेनेटिक के अंदर किसी न किसी प्रकार से परिवर्तन, अनुपरिवर्तन, उसकी वजह से कोई ना कोई चेंजिंग होगी और चेंजिंग की वजह से वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर हो जाता है और वो लक्षण दिखाई देंगे नेक्स्ट पीढ़ी में, तो वो क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये अच्छे से हमने किया है। तो ये क्या है? वंशानुगत रोग या फिर आनुवंशिक रोग में, ठीक है। और जितने भी आपके वंशानुगत रोग हैं वो क्या है? आनुवंशिक रोग हैं। पर जितने आनुवंशिक रोग है वंशानुगत रोग नहीं है। क्यों नहीं है? देखो मैंने अभी बताया था, जैसे ये 3 पीढ़ी ले लो, इनकी आंखें नॉर्मल थी, किसी न किसी जीन के अंदर या डीएनए के अंदर चेंजिंग या परिवर्तन होने के कारण, विकार उत्पन्न होने के कारण या आपके क्रोमोसोम में परिवर्तन होने के कारण आपकी आंखें जो इस पीढ़ी है इसकी नीली आंखें होगी। कैसी होगी? नीली आंखें होगी, ब्लू आंखें होगी, ठीक है। अब आगे अगर इसके अंदर भी नीली आंखें हुई तो ये कौन सा बन जाएगा? वंशानुगत बन गया, है ना। कौन सा बन गया? वंशानुगत, जो मतलब लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी चलते गए। अगर आगे जो ये नॉर्मल आंखें थी ये भी नॉर्मल आंखें होगी तो सिर्फ ये क्या बन गया? आनुवंशिक रोग बन गया। कौन सा बन गया? जेनेटिक डिसीज, आनुवंशिक रोग। सिर्फ किसी न किसी जीन में या डीएनए में या क्रोमोसोम में चेंजिंग की वजह से क्या ये लक्षण दिखाई दी नेक्स्ट पीढ़ी में। अगर यही लक्षण दूसरी तीसरी पीढ़ी में दिखाई दी तो ये क्या हो गया? पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होने लग रहा है, तो मतलब ये वंशानुगत हो गया। अगर सिर्फ यहीं तक लक्षण दिखाई दिया, आगे नहीं गया, तो फिर ये कौन सा है? आनुवंशिक रोग है। समझ में आया? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हर प्रकार टाइम टू टाइम में क्लास के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन वाले बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, आरएनए क्या होता है, फिर उससे संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में कैसे देखने को मिलते हैं। फिर करेंगे हम आनुवंशिक रोग। धन्यवाद, थैंक यू।